I am coming. पैन इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार की आखिरी फिल्म 400 करोड़ का बजट, थर्ड क्लास डबिंग, किसी इंटर्न या स्टूडेंट को पकड़ के एडिटिंग कराना जो वाटरमार्क तक रिमूव करना भूल जाए, ऊपर से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड फिल्म। चूना लगा दिया। तमिल फैंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन विजय के हिंदी फैंस सच में कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं। इवन तब जब जननायकन के ट्रेलर्स और पोस्टर्स ने काफी रिकॉर्ड तोड़े हैं। स्पेशली थलपति विजय की लास्ट फिल्म होने की वजह से हाइप तो बहुत है। ट्रेलर ने कॉलीवुड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूज पकड़े हैं, पोस्टर्स वायरल हुए हैं। ऑडियो लॉन्च मलेशिया में 85,000 प्लस क्राउड के साथ फिल्म ने मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है और ये लार्जेस्ट ऑडियंस फॉर तमिल फिल्म इवेंट आउटसाइड इंडिया भी बन चुकी है। जननायकन के ट्रेलर पर 24 आवर्स में 83.7 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं। आई मीन अक्रॉस यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिला के, जिसमें यूट्यूब पे 52.7 मिलियन और इंस्टा पे 31 मिलियन व्यूज आए हैं। ये फिल्म तमिल सिनेमा की मोस्ट व्यू ट्रेलर भी बन चुकी है, जिसने विजय की लियो की 31.9 मिलियन वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। प्लस 5 मिलियन व्यूज फास्टेस्ट टाइम में और 1.5 मिलियन लाइक्स का रिकॉर्ड भी बॉलीवुड में किसी भी फिल्म ने आज तक नहीं किया था। इवन जननायकन या हिंदी में बोले तो जन नेता के ट्रेलर के पोस्टर पे हिंदी ऑडियंस ने भी दवा का रिस्पांस दिखाया है। सिर्फ यूट्यूब पे 12 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। और आज भी हमारे चैनल पे भी सबसे ज्यादा रिस्पांस थलपति की वीडियो पे ही है। लेकिन ट्रेलर के बाद कोई कह रहा है कि ये फिल्म भगवान केसरी की रीमेक है। लेकिन जननायकन के डायरेक्टर एच विनोद आज भी अपनी बात पे अड़िग हैं और वो कह रहे हैं कि ये रीमेक वाली बात रूमर है, ये फिल्म भगवान केसरी की रीमेक है ही नहीं। डायरेक्टर ने ऑडियो लॉन्च और इंटरव्यूज में इस बात से क्लियरली डिनाई किया है एंड ही सेड कि आई कैन नॉट से यस और नो, बट ये प्योरली थलपति विजय की ही फिल्म है। तो क्या सच में ये फिल्म भगवान केसरी की रीमेक है? और जब हिंदी ऑडियंस में इतना बवाल रिस्पांस है तो ये लोग हिंदी ऑडियंस को केटर क्यों नहीं कर रहे? और वैसे भी इस वीडियो के लिए आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट्स एंड डीएम करके हमसे बोला था कि जननायकन पे एक डिटेल वीडियो जरूर बनाना, तो आइए डिटेल में बात करते हैं। देखो, ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हिंदी डब विजय की नेचुरल इंटेंसिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। वॉइस मॉड्यूलेशन, डायलॉग डिलीवरी मिसफिट लग रहा है, जिसकी वजह से थलपति का मास और फील ही नहीं हो पा रहा है। ऊपर से हिंदी वाले जननेता वर्जन के डायलॉग्स टिपिकली पुराने मास मसाला टाइप, कुछ ज्यादा ही फिल्मी और ओवर द टॉप लग रहा है। म्यूजिक और बीजीएम भी उतना पंची नहीं लग रहा है हिंदी कट में, जिससे बिल्डअप काफी वीक है। अनिरुद्ध ने भी कहा था कि वह बीजीएम का स्क्रैप फोल्डर रखता है और कई बार लास्ट मिनट में उन्हीं फोल्डर से बीजीएम यूज कर लेता है। मुझे लगता है कि जननायकन में भी कुछ वैसा ही किया गया है। ट्रेलर में गूगल जेमिनी लोगों का सीन डिटेक्ट हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे कॉपी पेस्ट एआई शॉर्ट जैसे मीम्स बना रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में ऑलरेडी फिल्म को लेकर नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड हो गया है और हिंदी ऑडियंस जो वैसे ही स्केप्टिकल थी उनका बायस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बट थलपति की आखिरी फिल्म में 400 करोड़ का बजट है, 1.5 साल का टाइम लगा है, फिर भी मेकर्स ने जना बैगन जैसी फिल्म क्यों बनाई? इन्होंने 400 करोड़ के बजट का किया क्या? डबिंग संकेत मात्रे या फिर नूर मिर्जा जैसे डबिंग आर्टिस्ट को क्यों नहीं दी जिन्होंने थलपति की मास्टर बिगिल, कोट, लियो जैसी फिल्म की डबिंग की थी? तो देखो, थलपति की इस आखिरी फिल्म जिसे फेयरवेल ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है, मेकर्स ने हिंदी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई ही नहीं है। और सिर्फ मेकर्स से नहीं, थलपति को खुद भी हिंदी बेल्ट की कुछ नहीं पड़ी। कैसे वो समझाता हूँ। तो देखो, थलपति को पता है कि उनकी ये आखिरी फिल्म के बाद वो पॉलिटिक्स में पूरी तरह से इंटर हो जाएंगे और उनकी ख्वाहिश अभी पीएम नहीं सीएम बनने की है। और जननायकन कोई फिल्म नहीं बल्कि ये 400 करोड़ की एक बिगेस्ट पॉलिटिकल कैंपेन है, जो कि इंडियन सिनेमा और इंडियन पॉलिटिक्स दोनों में पहली बार हो रहा है। ट्रेलर में ही अगर आप नोटिस करोगे तो ट्रेलर शुरू होता है विजय की पावरफुल वॉइस से, जब वो कहते हैं कि यू गाइज विल लिव इन माई हार्ट, जो इमोशनल कनेक्ट तो बनाता ही है फैंस के साथ। ऊपर से पुलिस यूनिफॉर्म में वॉर टोन लैंडस्केप में कटाना स्वॉर्ड लेके वॉक करते हुए दिखाना और एक डायलॉग बोलना कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टर्निंग बैक, आई एम कमिंग, जो कि डायरेक्टली उनके रियल लाइफ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जैसा लगता है, जो कि 2026 तमिलनाडु इलेक्शंस के लिए ही है। मतलब एक साइड जनता के लिए लड़ने वाला मास लीडर विजय, दूसरी तरफ कंट्रोल और करप्शन वाले पावरफुल एनिमीज। ये थ्योरी ही द्रविडियन प्रिंसिपल्स को काफी ज्यादा इंडोर्स करता है, लेकिन द्रविडियन प्रिंसिपल पे ही चला आ रही पार्टी जैसे कि डीएमके, एआईडीएमके के लिए डोमिनेंस को चैलेंज भी करता है। वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड अब्यूज थीम्स पे बात होती है, बट ज्यादा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो वाला वाइब भी आता है। ऐसा किस लिए? तो विजय के लीडर इमेज को बूस्ट करने के लिए। ट्रेलर के शुरुआत में अराउंड 8 सेकंड पे विजय का नाम आता है थलपति वेट्री कोंडन, यानी कि टीवीके, जो कि थलपति की पार्टी का ही नाम है। और ये कोई नई बात नहीं है, विजय की आइडियोलॉजी शुरू से ही कुछ ऐसी रही है कि उन्हें भाई तमिलनाडु से बाहर अपनी फिल्मों को प्रमोट ही नहीं करना। थलपति की लियो और गोड जैसी फिल्म को हिंदी मल्टीप्लेक्स चेन्स में रिलीज नहीं किया जाता, सिर्फ सिंगल स्क्रीन पे रिलीज किया जाता है। और सिर्फ लियो या गोड के साथ ही नहीं, बाकी तमिल फिल्मों के साथ ही कुछ ऐसा होता है, जैसे कि रजनीकांत सर की जिगलर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और इसका रीजन दिया जाता है ओटीटी रिलीज, क्योंकि अगर फिल्म नेशनल मल्टी चेन्स लाइक पीवीआर आइनॉक्स में रिलीज हो जाए तो इसे आप 8 वीक्स तक ओटीटी पे नहीं ला पाओगे। लेकिन तमिल फिल्म मेकर्स अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए इन फिल्मों को जल्द से जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेच देते हैं। अब फिल्म चले ना चले, ओटीटी डील करके एटलीस्ट दे सेव देयर सेल्स। और पता है, ओटीटी डील करके मेकर्स अपनी फिल्म के बजट का 40 to 50% इमीडिएटली रिकवर भी कर लेते हैं, जैसे कि 250 करोड़ के लियो का ओटीटी डील 120 करोड़ का होता है। सिमिलरली रजनी सर की जेलर का भी ओटीटी डील 100 करोड़ का होता है। लियो का प्रोड्यूसर खुद कहता है कि उसे हिंदी बेल्ट से कुछ खास
खास उम्मीद नहीं है। काफी सारे क्रिटिक्स जैसे कि सुमित कडेल जैसा क्रिटिक्स कहता है कि तमिल वालों का हिंदी मार्केट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपनी फिल्म को कभी भी कन्नड़ या तेलुगु वालों की तरफ प्रमोट नहीं करते। थलपति की 20 जैसी फिल्म इतनी बड़ी हिंदी बेल्ट से 5 करोड़ का कलेक्शन करती है। मास्टर सुरारी पुट्रू जैसी फिल्म को ओटीटी पे रिलीज किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि तमिल फिल्मों को हिंदी ऑडियंस पसंद करना बंद कर चुकी है। अगर ऐसा होता तो विक्रम वेदा, सुरारी पुट्रू, जय भीम, मनांडू जैसी फिल्मों में से कुछ को हिंदी रीमेक नहीं किया जाता। अगर इन फिल्मों को थोड़ा सा रिस्क लेके पैन इंडिया में ढंग से रिलीज किया जाता तो ये फिल्म 500 to 600 करोड़ तो आराम से कमा के जाती। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट पैन इंडिया रिलीज तमिल फिल्म जिसे नॉर्थ वेल्ट में तगड़ा रिस्पांस मिला था वो थी रजनीकांत सर की 2.0। इसके बाद आपको शायद ही याद होगा कि किसी तमिल फिल्म ने पैन इंडिया में भौकाल काटा हो। इसी बात से सीधा प्रूव हो जाता है कि जननायकन को हिंदी ऑडियंस के लिए बना ही नहीं गया, बट वो एक फॉर्मेलिटी की तरह इसे हिंदी में डब कर दिया गया है। ऊपर से अमेजन प्राइम के साथ 181 करोड़ की डील तो हो ही चुकी है। ऊपर से तमिल हिंदी क्लैश की वजह से, हिंदी को डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से हिंदी बेल्ट में कहीं ना कहीं तमिल फिल्मों को लेके क्रेज थोड़ा कम तो हुआ है। ऊपर से भी रिसेंटली रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज ने अपनी एक फिल्म के सीन में एक बंदे को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो हिंदी में बात करता है। साहब मैंने पहले कुछ बात किया साहब, लेकिन वो नहीं ஏன் சார் என்ன அடிக்கிறீங்க? தமிழ்ல பேசு. சொல்லிடுறேன் சார். எங்க ஏரியால தெரிஞ்ச और सिर्फ लैंग्वेज ही क्यों, रिलीजन को लेकर भी तमिल फिल्म में एक्सट्रीम हेट देखने को मिलते रहता है। कमल हसन उनकी फिल्मों पे हिंदुइज्म को बदनाम करने के एलिगेशन तो लगते ही हैं। 2023 में नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी, इस तमिल फिल्म में भगवान राम को मीट खाने वाला लव जिहाद को प्रमोट करने जैसे एलिगेशंस लगते हैं। नयनतारा पे केस भी होता है। ऊपर से इसी फिल्म से कुछ महीने पहले जब स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मॉस्किटो, डेंगू, मलेरिया, फीवर, कोरोना से कंपेयर करता है और ये कहता है कि इन्हें मिटा देना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि थलपति को पॉलिटिक्स में तमिलनाडु से उतरना है, वहाँ की ऑडियंस को खुश करना है, उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बातें करनी है, उस तरह की ही फिल्म बनानी है, क्योंकि अब उन्हें अभी नेता नहीं बल्कि नेता जो बनना है। तो हिंदी ऑडियंस को लेके वो इतना क्यों सोचे, इतनी मगजमारी क्यों करे? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन है। इसलिए हिंदी बेल्ट में थलपति के फैंस बोल रहे हैं कि मालिक बोल देते पैसा चाहिए था तो फैन क्लब वाले आपके पार्टी फंड में पैसा डोनेट कर देते, फिल्म लाने की क्या जरूरत थी। बट ऐसा कहा जाता है कि जो फिल्म हिंदी मार्केट को कैटर नहीं करेगी उसका 500 to 600 करोड़ कमाना भी नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट ये चीज विजय थलपति की फिल्म पे अप्लाई नहीं होता और उसका सबसे बड़ा रीजन है ओवरसीज मार्केट। मलेशिया के अलावा भी थलपति के तमिल फैंस गल्फ कंट्री से लेके यूके, यूएसए हर जगह पे भड़े पड़े हैं। आपको याद होगा कि लियो का ओवरसीज ग्रॉस 204 करोड़ का था, जबकि फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड 606 करोड़ था, यानी टोटल कलेक्शन में ओवरसीज का 34% शेयर था। गोट का ओवरसीज कलेक्शन 157 करोड़ था, जबकि तमिलनाडु कनेक्शन 220 करोड़, टोटल वर्ल्ड वाइड 455 करोड़। वारिसु का 89 करोड़ का ओवरसीज था, तो वही मास्टर का 94 करोड़ का। मतलब विजय के फैंस का क्रेज यूएस, नॉर्थ अमेरिका से लेके यूके, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जीसीसी माने यूएई, सऊदी, सिंगापुर में पीक पे रहता है। जननायकन जैसे फिल्म का वर्ल्ड वाइड प्री सेल 35 करोड़ अभी पहुंच चुका है। इंडिया में 7 करोड़ प्लस और ओवरसीज में 25 करोड़ प्लस। मलेशिया में ही 50,000 टिकट्स 2 घंटे में बिके थे और ये लियो जैसी फिल्म से भी बेटर इंडिकेशन दे रहा है, जो कि ओपनिंग डे को ब्लॉकबस्टर बना देगा। इसलिए प्रभास की द राजा साहब से क्लैश होने के बावजूद भी फिल्मी पंडित कह रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर जैसी जॉनर और ओवरसीज मार्केट के बदौलत ये फिल्म द राजा साहब को भी कलेक्शन के मामले में बीट कर सकती है। तो अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि क्या ये फिल्म भगवान केसरी की रीमेक है। तो देखो, अगर आपने भगवान केसरी देखी है तो जननायकन के ट्रेलर में भी आपको वही फादर डॉटर जैसा बॉन्ड, एक्स कॉप हीरो और गुड टच बैड टच वाले सीन्स भगवान केसरी से मिलते जुलते दिखेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स ने रीमेक राइट्स खरीदे थे स्पेसिफिक सीन्स के लिए, लेकिन पूरी स्टोरी अलग है। ऊपर से डायरेक्टर एच विनोद ने भी कहा है कि ये 100% थलपति विजय की फिल्म है, रीमेक नहीं है, और ऑडियंस से पूरी मूवी देखने को बोला गया है। प्रोड्यूसर्स ने भी रूमर्स को झूठा बताया और कह रहे हैं कि स्टोरी स्क्रीन प्ले बिल्कुल ही अलग है। लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, सालार आप सबने देखी होगी। जब ये फिल्म आई थी तो इसे उग्रम की रीमेक बताया जा रहा था, लेकिन सालार उग्रम में उतनी ही सिमिलरिटी थी जितनी जैक स्पैरो और डॉली चाय वाले में। बट बाद में प्रशांत नील ने इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया था कि वो उग्रम को थिएटर में फुल हाउसेस के साथ दिखाना चाहते थे, जो कि पायरेसी की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने सालार को केजीएफ स्टाइल स्टोरी में मिक्स करके दिखाया। सालार वालों ने भी शुरुआत में रीमेक्स के रूमर्स को डिनाई कर दिया था, लेकिन बाद में नील ने एक्सेप्ट किया कि ये उनकी ही स्टोरी का एनहांस वर्जन है। प्रशांत नील ने खुद कहा था कि सालार उनकी डेब्यू कन्नड़ा फिल्म उग्रम की स्टोरी को नए स्केल पे दोबारा बताते हुए बनाई गई है, जिसमें काफी सारे चेंजेस किए गए, खास करके प्रभास और पृथ्वीराज के लिए। उग्रम में श्रीमुरी अगस्त्या का रोल करता है, जो कि दोस्त बाला के लिए मोअर रीजन को कंट्रोल करता है, और सालार में खानसार सिटी स्टेट की बैक स्टोरी से मिलता है। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हमें जननायकन और भगवान केसरी के केस में भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें पॉलिटिक्स का तड़का लगा के तमिल ऑडियंस को इंप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। ऊपर से थलपति की आखिरी फिल्म है, तो इमोशन की वजह से तमिलनाडु, केरला में दबा के टिकट्स बिकेंगे। 600 to 750 करोड़ तक फिल्म करके जाएगी। 1000 करोड़ शायद वो नहीं हो पाएगा। वैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और ना आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ। तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।